हेलो फ्रेंड्स, मैं देवराज आप सभी का यूनिक कैरियर पॉइंट पर स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल। मैं लेकर आ गया हूं शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपीटेट सीटेट से जुड़े संबंधित हिंदी के जितने भी क्वेश्चंस हैं। आइए इस वीडियो में 30 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद चलेंगे आगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है? मधुकलश, मधुवाला, मधुशाला, निशा, निमंत्रण। यही आपके चारों ऑप्शन दिए हैं, तो बताइए कि सही क्रम कौन सा है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मधुशाला, मधुवाला, मधुकलश और निशा, निमंत्रण, जो कि इस प्रकार दे रखे हैं। आप इसमें देख सकते हैं मधुशाला, मधुवाला, मधुकलश, निशा, निमंत्रण हरिवंश राय बच्चन की प्रकाशन वर्ष के सही अनुक्रम जो हैं, मधुशाला जो आपकी 1935, मधुवाला 1936, मधुकलश 1937 और निशा निमंत्रण जो है 1938 में प्रकाश की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुमेल कीजिए कि हिंदी साहित्य सम्मेलन कब हुआ? काशी नागरिक पिछाड़ी सभा का सम्मेलन कब हुआ? राष्ट्रीय प्रचार समिति वर्धा का सम्मेलन कब हुआ? 1893, 1918, 1910। ऑप्शन आपके दे रखे हैं। ऑप्शन है कि ए, बी, सी, बी, ए, यानी कि कौन सा किस में है आप बताना है। जी बताइए। हाँ जी, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि CAB, यानी कि हिंदी साहित्य सम्मेलन जो है 1910 में हुआ था। काशी नागरी त्रिचाड़ी सभा जो हुई थी वो 1893 में, और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा जो हुई थी वो 1918 में हुई थी। इसका आंसर हम विस्तार पूर्वक देख सकते हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910, काशी नागरी पिछाड़ी सभा 1893, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा 1918। नोट में लिखा हुआ है, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की स्थापना महात्मा गांधी के प्रेरणा से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में सन 1936 ईस्वी में वर्धा महाराष्ट्र में हुई, परंतु प्रश्न में 1918 दिया गया है, अतः प्रश्न त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। तो आप समझ जाइए कि 1918 नहीं, 1936 में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का यानी कि वर्धा का जो है क्या हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दिया है, तुलसीदास के रचनाकार हैं, बताइए कौन से हैं। ऑप्शन है महादेवी वर्मा, केशव दास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हैं तुलसीदास के रचनाकार हैं। ठीक है, तुलसीदास के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तुलसीदास के रचनाकार आपको बता ही दिया है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे। ठीक है, इनकी सबसे लंबी कविता थी है। निरालाकृत रचनाओं में सर्वाधिक कठिन मानी जाती है। निराला द्वारा रचित अन्य रचनाएं जो हैं, अनामिका, परमिल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अडिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज और शांतिकाकली है। ठीक है, ये हो गई त्रिपाठी निराला की, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है? अन्या से अनन्या, मंजू भंडारी या प्रभा खेतान, सुगम बेदी, उषा प्रियवंदा। बताइए। तो इसमें आंसर हो जाएगा बी, यानी कि प्रभा खेतान की जो है अन्या से अनन्या आत्मकथा जो है प्रभा खेतान की है। यह आत्मकथा जीवन के अनछुए पहलों को बेबाकी के साथ प्रकट करती है। इसका प्रकाश वर्ष जो है 2007 में हुआ था। किसने किया था? प्रभा खेतान ने। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है? क्वेश्चन नंबर 35, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये किसका वाक्य है? कबीर, दादू, नानक या रैदास? तो आपको बता दें, ये जो है वाक्य है वो रैदास जी का है। आंसर हो जाएगा डी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। यह पंक्ति संत किसकी है? संत काव्यधारा के प्रमुख कवि रैदास द्वारा रचित है। रैदास द्वारा रचित 40 पद आदि गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। रैदास आकाश धर्मा गुरु रामानंद के शिष्य थे। इनके शिष्य थे रामानंद के। ये प्रसिद्ध कृष्ण भक्त और कवित्री मीराबाई के गुरु माने जाते हैं। किनके गुरु हैं? मीराबाई के गुरु हैं। और किसके शिष्य हैं? तो रामानंद के शिष्य हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? त्रिकुटी, खेत,
प्रभु अनाथ। बताइए कौन सा शब्द जो है तद्भव है। आपको पता है तत्सम जो होते हैं वो क्या होते हैं, संस्कृत शब्द से जुड़े हुए होते हैं। तो त्रि, प्रभु, प्र ऐसे शब्द आए वहाँ पर क्या हो जाता है, तत्सम हो जाते हैं। पर खेत जो शब्द है, खेत वो है तद्भव, तब तद्भव हो जाएगा ऑप्शन बी। खेत तद्भव शब्द है जिसका तत्सम क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्र होता है। ठीक है। शेष शब्द प्रभु, नाथ और त्रिकाल ये सभी क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। बताइए, धड़ाम, लाश, औरत, पतलून। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि धड़ाम जो है देशज शब्द है। ठीक है। औरत, औरत कैसा शब्द है, पतलून या लाश कैसा शब्द है, ये जो है पतलून आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है। औरत, औरत जो है आपका वो किसका शब्द है बताइए। औरत अरबी का है, लाश भी तुर्की का है। ठीक है। यहाँ पर आंसर देख सकते हैं। ठीक है। धड़ाम शब्द देशज है, लाश तुर्की, औरत अरबी और पतलून अंग्रेजी भाषा का शब्द है। महत्वपूर्ण शब्द देश शब्द हैं, खिड़की, खिचड़ी, पगड़ी, जूता इत्यादि ये सभी देश शब्द हैं। ठीक है। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ क्या है। अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, मिथ्या आडंबर, अधिक पाने की लालच करना, योग्य व्यक्ति को अच्छे चीज देना। बताइए, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल यानी कि अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, यानी कि आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन ए, इसमें देख सकते हैं अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 39, ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है। ऋ प्लस वेद, ऋग प्लस वेद, ऋ प्लस गवेद, ऋग प्लस वेद। बताइए ऋग्वेद का संधि विच्छेद। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ऋग प्लस वेद। ऋग्वेद जो है संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन बी। देख सकते हैं संधि कैसे रखा है। ठीक है। ऋग प्लस वेद या व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि के अन्य उदाहरण जो हैं सत्य प्लस वाणी, सद्वाणी, दिक् प्लस भ्रम, दिग्भ्रम, सट प्लस यंत्र यानी कि षड्यंत्र। यानी कि क्या होता है, ये अपने अक्षर से, तो जैसे इसमें से संत प्लस वाणी में से ता क्या बन गया, दा बन गया। ठीक है। दिक्, दिक् प्लस भ्रम, दिक् का क्या हो गया, गा में, यानी कि तीसरे वर्ड में लोप हो जाता है, वही क्या होता है, व्यंजन संधि होती है। ठीक है। जैसे ता का दा होना, का गा होना, टा का डा होना और का क्या गा होना। ठीक है। ऐसे ही तीसरे शब्द का यानी कि अपने से तीसरे शब्द का शब्द में लोप होना। ठीक है। या तीसरे शब्द में बदल जाना ही क्या होता है, व्यंजन संधि होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 40, आप बीती शब्द में समास है। कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास। बताइए दोस्तों कि आप बीती शब्द में कौन सा समास है। आपको पता होना चाहिए आप बीती यानी कि आप पर बीती। ठीक है। तो आप पर किस में आता है बताइए, पर। अरे तत्पुरुष समास के कई भेद होते हैं ना, कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। तो पर शब्द जो आता है वो किस में आता है, तत्पुरुष समास के किस में बताइए, अधिकड़ तत्पुरुष में आता है। बिल्कुल, बहुत अच्छे। तत्पुरुष समास हो जाएगा यहाँ पर आंसर डी। यहाँ पर देख सकते हैं उसका आंसर, आप बीती शब्द में अधिकड़ तत्पुरुष समास है। आप पर बीती इसका समास में ग्रह। ध्यातव्य है कि तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान एवं पूर्व पद गौण होता है। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकड़ तत्पुरुष। कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के अधिकड़ में पर, यही होते हैं ना इसके कारक। अगला क्वेश्चन दे रखा है, घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है। बताइए, अभी मैंने बहुत सारे कारक बताए थे, बहुत सारे क्या 6 कारक हैं आपके, तो कारक बताए थे। मैं किस में आता है, घोंसले में। तो कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काकी के अधिकड़ में पर। तो अधिकड़ संप्रदान क्या हो गया, अधिकड़ कारक हो गया। यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, यानी कि डी ऑप्शन। देखिए, घोंसले में चिड़िया है इस वाक्य में अधिकड़ कारक प्रयुक्त है। संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार की सूचना प्राप्त हो अधिकड़ कारक कहलाता है। हिंदी में मुख्यतः 8 तथा संस्कृत में 6 कारक होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, मुख्यतः हिंदी में जो है 8 कारक होते हैं और संस्कृत में 6 कारक होते हैं। ठीक है। अधिकड़ कारक का परसर्ग में एवं पर में और पर होता है। ठीक है। अधिकड़ के कारक क्या होते हैं, परसर्ग क्या होते हैं, में और पर।
तो ठीक है, यहाँ पर क्या आया, मैं आया है, घोंसले में चिड़िया है, तो मैं का मतलब अधिकरण कारक। अब आप सोच रहे होंगे कि संस्कृत में कौन से दो कारक और बढ़ जाते हैं, सॉरी हिंदी में दो कारक और कौन से बढ़ जाते हैं, तो कर्ता, कर्ता आगे सबसे पहले बढ़ता है, कर्ता ने कर्म को कर से संप्रदान के लिए या पदांश से संबंध का के अधिकरण में पर संबंध संबोधन हे अरे ओ भू ऐसे होते हैं। यहाँ पर आपको गद्यांश दिया है, उसमें 42 और 43वां क्वेश्चन का आंसर देना है आपको, तो गद्यांश को पढ़िए ध्यान से। गांधीवाद में राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है, यही इस वाद की विशेषता है। आज संसार में जितने भी वाद प्रचलित हैं वह प्राय राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं। आत्मा से उनका संबंध विच्छेद होकर केवल बाह्य संसार तक उनका प्रसार रह गया है। मन की निर्मलता और ईश्वर निष्ठा से आत्मा को शुद्ध करना गांधीवाद की प्रथम आवश्यकता है। ऐसा करने से निस्वार्थ बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य सच्चे अर्थों में जन सेवा के लिए तत्पर हो जाता है। गांधीवाद के सांप्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। इसी समस्या को हल करने के लिए गांधी जी ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया था। ये आपकी क्वेश्चन दिया है। उपरोक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे वाद सीमित हैं राजनीतिक क्षेत्र तक, सांप्रदायिक तक, आत्मा तक, धर्म तक। आपने पढ़ा था गांधीवाद राजनीतिक आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है, तो यहाँ पर हो गया राजनीतिक क्षेत्र से। ठीक है, संसार के सारे वाद सीमित हैं तो राजनीतिक क्षेत्र तक। आंसर देख सकते हैं, उपरोक्त गद्यांश के आधार पर संसार के सारे वाद राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित हैं। उपरोक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है? क्वेश्चन 43 गद्यांश में यानी कि गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है? राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व को, जनसेवा और आध्यात्मिक तत्व को, ईश्वर निष्ठा एवं मन की निर्मलता, राजनीतिक अध्यात्म और सांप्रदायिकता को। यहाँ पर भी राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व को ही क्या बताया गया है? गांधीवाद का आधार बताया गया है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो अगला है क्वेश्चन नंबर 44 कनप्रिया के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती, रागेय राघव, भगवती चरण वर्मा, नागार्जुन। तो आपको बता दें कि कनुप्रिया जो रचना है वो धर्मवीर भारती की है। ऑप्शन हो जाएगा ए। यहाँ पर देखिए सबकी रचनाएं दे रखी हैं। कनुप्रिया की रचनाकार धर्मवीर भारती, यह काव्य विद्या की रचना है। ठीक है, कैसी है? काव्य विद्या की रचना है। धर्मवीर भारती की अन्य काव्य रचनाएं ठंडा, लोहा, अंधा युग, 7 गीत वर्ष, देशांतर, शेष दिए गए साहित्यकारों की काव्य कृतियाँ ये हैं। रागे राघव की है अजय खंडेर, मेधावी, पांचाली, पिघलते पत्थर, राह के दीपक, और भगवती चरण वर्मा की है मधुकड़, प्रेम संगीत, मानव एक दिन। यहाँ पर नागार्जुन की बहुत सारी हैं, युगधारा, सतरंगी पंखों वाली, प्यासी पथराई आँखें, भस्माकुर, तालाब की मछलियाँ, खिचड़ी पिलवन, देखा हमने, तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस। ठीक है, ये नागार्जुन की हैं, इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 45 विलुप्त स्वर कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा इसमें बी, यानी कि ओम जो है विलुप्त स्वर है। ठीक है, शेष बचने की दृष्टि से क्या है? त्रुटिपूर्ण शब्द है। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है विलुप्त स्वर के उच्चारण में उसका 3 गुना अधिक समय लगता है। विलुप्त स्वर का प्रयोग मूलतः वैदिक भाषा में या नाटक इत्यादि संवाद में लिखते समय पुकारने के अर्थ में किया जाता था। ठीक है, तो ओम जो शब्द है वो विलुप्त स्वर है। क्वेश्चन नंबर 46 प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। लक्ष्य, हेतु, नियोजन, उद्देश्य। तो प्रयोजन का समानार्थी शब्द क्या नहीं है? प्रयोजन यानी कि आपका क्या प्रयोजन है, क्या करना चाहते हो, क्या प्रयोजन है आपका, क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है, क्या हेतु है, किस हेतु करना चाहते हो। तो ये आपके समानार्थी शब्द जो है लक्ष्य, हेतु, उद्देश्य हो जाएंगे। नियोजन जो है आपका प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं, विलोम शब्द भी नहीं होगा नियोजन। ठीक है, देख लीजिए 46 का आंसर दिया है। नियोजन शब्द जो है प्रयोजन का समानार्थी नहीं है। नियोजन का अर्थ नियुक्त करना होता है। हेतु, उद्देश्य एवं अन्य प्रयोजन के समानार्थी शब्द हैं। अब बताइए ऋजु का विलोम शब्द है। ऋजु का मतलब क्या होता है?
रेजु का मतलब क्या होता है? रेजु का मतलब जो होता है क्या होता है बताइए? सरल या सीधा जो है, सरल या सीधा जो है रेजु का पर्यायवाची होते हैं। और वक्र यहाँ पर जो है रेजु का विलोम शब्द होगा। ठीक है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पर आंसर देख सकते हैं, रेजु का विलोम वक्र होगा और सीधा सरल रेजु के समानार्थी शब्द है। ठीक है, निम्नलिखित विकल्प में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? विशेषण का निर्देश जो है अशुद्ध है, इसमें बताइए। अढ़ाई अपूर्वबोधक है, दूसरा क्रमवाचक है, वह नौकर कोई विशेषण नहीं है, 26 जो है पूर्णांक बोधक है। आपको पता है ढाई, ढाई कैसे लिखते हैं? 2 सही 1/2 ऐसे लिखेंगे ना, तो अपूर्ण बोधक हो गया, सही है। दूसरा क्रमवाचक, तो दूसरा शब्द जो है क्रम दिखा रहा है ना, दूसरा वह है नौकर, कोई विशेषण नहीं है, यही हो जाएगा ऑप्शन सी। यानी कि इसमें विशेषण जो है वह है। ठीक है, वह कैसा है विशेषण बताइए? और 26 जो है पूर्णांक बोधक है, यानी कि 26 कितने पूर्णांक? 26। ठीक है, 26 पूर्णांक बोधक हो जाएगा। यहाँ पर आंसर देखिए, वह नौकर कोई विशेषण नहीं है। ठीक है, इसमें ये गलत लिखा है, विशेषण का अशुद्ध निर्देश है। ठीक है, वह सर्वनामिक विशेषण है। कैसा है? वह जो है यहाँ पर नौकर के आगे वह लगाया ना, वह कैसा है? सर्वनामिक विशेषण है। यह लगा हो, वह लगा हो, तो सार्वनामिक विशेषण होते हैं। तो विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, सर्वनामिक और संख्यावाचक और परिमाणवाचक। ठीक है, तो आपको विशेषण पता पड़ गया कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, गुणवाचक, सर्वनामिक और संख्यावाचक, परिमाणवाचक। ठीक है, आंसर यहाँ पर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 49 दिया है, आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? आप भला तो जग भला, आपको यह भी बताना है कि सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, बताइए कितने भेद होते हैं। हाँ जी, आप भला तो जग भला, यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है या संबंधवाचक सर्वनाम है, बताइए। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, यानी कि निजवाचक सर्वनाम है, यानी कि निजी, यानी कि अपने लिए ही प्रयोग कर रहा है। तो आप भला तो जग भला किसके लिए? अपने लिए कह रहा है ना, निजवाचक सर्वनाम, यानी कि खुद के लिए यूज कर रहा है, तो निजवाचक सर्वनाम। यहाँ पर देख सकते हैं, आप भला तो जग भला वाक्य में निजवाचक सर्वनाम के भेद को बोध होता है। निजवाचक सर्वनाम कर्ता का बोधक है, वह स्वयं कर्ता का काम नहीं करता। ठीक है, सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। इस प्रकार आपको पड़ गया है कि सर्वनाम के जो है 6 भेद होते हैं और विशेषण के 4 भाग होते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम जो है पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। ठीक है, तो 6 प्रकार हो गए, 6 भेद हो गए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? चील, कड़ी, सरसों, संतान। यहाँ पर वैसे तो सभी ही क्या हैं? स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है, चील, कड़ी, सरसों, संतान। कितनी संतानें हैं तुम्हारे पास? कितनी संतानें काम कर रही हैं, ऐसे ही दिखाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो आपका क्या बोर्ड है उसने डी ऑप्शन जो है सही बताया है, पुल्लिंग शब्द बताया है संतान को। ठीक है, जो आपका आयोग है या फिर हाँ आयोग ने जो है क्या कहा है कि डी संतान जो है क्या है? पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन 51 और 52 जो है आपको इस गद्यांश में से पढ़कर निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर देने हैं। बरदंत की पंगत कुंदकली अधराधर पल्लव लोचन की, चपला चमके घन बीज जगे छवि मोतिन वाल आमूलन की, घुंघरार लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लाल कपोलन की, निव छावर प्राण करे तुलसी बल जाऊं ललायन बोलन की। इस पद्यांश में आपको बताना है कि इस गद्यांश में कौन सा रस है, बताइए। करुण रस है, वात्सल्य, श्रृंगार रस है या शांत रस है? यहाँ पर क्या कर रहा है? यहाँ पर वात्सल्य रस है। ठीक है, यहाँ पर वात्सल्य झलक रहा है, ये वात्सल्य रस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। आंसर देख सकते हो, उक्त पद्यांश में वात्सल्य रस है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सलता अथवा संतान विषयक रति है। ठीक है, यहाँ पर
जो है राम के बाल स्वरूप का वर्णन हुआ है। ठीक है, किसके? राम के। अगला क्वेश्चन नंबर 52, उपरोक्त पद किस कवि का है? जायसी, सूरदास, तुलसीदास या कबीर? तो आपको पता है गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा था? बालकांड लिखा था। ठीक है, कवितावली में, कवितावली के बालकांड की ये जो है क्या है? पंक्ति है। ठीक है, यहाँ आंसर हो जाएगा सी यानी कि तुलसीदास। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 53, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? स मूर्धन्य, स दंत्य, च कंठे, स तालव्य। तो बताइए कौन सा शुद्ध जो है विकल्प है? आंसर हो जाएगा बी यानी कि स जो है वो दंत्य है। ठीक है, आपको देखते हैं स दंत उच्चारण स्थान की दृष्टि से जो है शुद्ध विकल्प है। कंठ वर्ण जो आते हैं वो आ का वर्ग और हा विसर्ग। ठीक है, ये कंठ वर्ग होते हैं। और तालव्य वर्ण के होते हैं ई च वर्ग और स और या। मूर्धन्य वर्ण होते हैं री ट वर्ग और र स। दंत वर्ण जो होते हैं त वर्ग ला और सा दंत वर्ग। ठीक है, इस प्रकार आपके सारे वर्ण हो जाते हैं कंठ, तालव्य, मूर्धन्य और दंत। ठीक है, अब आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? जो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। हिंदी में ज्ञ का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। 6 संयुक्त व्यंजन है। विसर्ग कंठ वर्ण है। आपको बता दें ऑप्शन हो जाएगा सी यानी कि सॉरी ऑप्शन हो जाएगा ए अशुद्ध बताना ना। यहाँ पर शुद्ध जो है 3 है पर अशुद्ध बताना है। यहाँ पर 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, यही अशुद्ध जो है ऑप्शन है। आंसर देख सकते हैं 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। यह कथन जो है शुद्ध है, जिसका विवरण इस प्रकार है। ज्ञ ज ज्ञ रेंगा के योग से बना है। ठीक है, परंतु इसका उच्चारण इन दोनों से भिन्न होता है। 6 संयुक्त व्यंजन है जो कि का और सा के योग से बनता है। ठीक है, अशुद्ध कथन आपको ये पता पड़ गया ना। क्वेश्चन नंबर 55, मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? पुल्लिंग है, कर्ता है, बहुवचन है और एक वचन है। बताइए कौन सा जो है विकल्प अशुद्ध है? तो लड़के, लड़के का मतलब पुल्लिंग है, सही बात है। कर्ता भी है, मेरे लड़के कर्ता भी है। ठीक है, और एक वचन नहीं है। लड़के, मेरे लड़के यानी कि मेरे लड़के या मेरा लड़का। लड़के, लड़के का मतलब यहाँ पर एक व्यक्ति को ही एक लड़के को ही दिखा रहा है तो एक वचन हो जाएगा। यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी यानी कि बहुवचन जो है अशुद्ध है। मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। वाक्य में लड़के शब्द का कर्ता पुल्लिंग एक वचन में प्रयुक्त है, अतः बहुवचन इस शब्द में अशुद्ध कथन है। राम आम खाता है में वाक्य का कौन सा रूप है? कर्मवाच्य, भाववाच्य, उभयवाच्य या कृतवाच्य? तो राम आम खाता है कृतवाच्य जो है इसमें रूप है। ठीक है, वाक्य में जब कर्ता की प्रधानता हो अर्थात क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार हो तो उसे कृतवाच्य कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानस चून। यहाँ पर कौन सा अलंकार है बताइए? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और श्लेष। यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो पानी शब्द जो है बहुत बार आया है, तो इस प्रकार ये मत समझ लीजिए कि ये अनुप्रास है। ऐसा नहीं है। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है अनुप्रास में यह रघुपति राघव राजा राम, तो र आता है ना, वो अनुप्रास अलंकार हो जाता है। पानी, पानी बताइए। यहाँ पर यमक भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं है यमक, तो बताइए कौन सा होगा? पानी, पानी शब्द जो है कितने बार आया है? 3 बार आया है। पानी, पानी, पानी का यहाँ पर अलग अलग अर्थ होते हैं। यहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए कैसे हो जाएगा। दी गई पंक्ति में श्लेष अलंकार है। यहाँ पानी शब्द के 3 अर्थ हैं। मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए सम्मान तथा छूने के लिए जल। ठीक है, तो यानी कि एक मोती का अर्थ होता पानी का अर्थ होता है चमक, और मनुष्य के लिए पानी का अर्थ होता है सम्मान, और चूने के लिए जो है यूज किया गया उसका अर्थ है जल। ठीक है, श्लेष अलंकार में एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अंगना, चांद, आँख और अंक। शुद्ध बताना है यहाँ पर, अशुद्ध तो बहुत सारे लिखे हैं। ठीक है,
ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि अंगना जो है वो है शुद्ध शब्द है। ठीक है, शुद्ध शब्द क्या है? अंगना। आप देखिए यहाँ पर चांद को चांद, चांद के चा के ऊपर चंद्रबिंदी, आँख के ऊपर आँख, आ के ऊपर चंद्रबिंदी, अंक, अंक जो होता है वो आ के ऊपर अंक की बिंदी होती है। ठीक है, तो अंक हो जाएगा इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? सन्निधि, समनिधि, सन्निधि या सन्निधि? बताइए कौन सी वर्तनी जो है आपकी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि सन्निधि जो है, सन्निधि जो आपकी डी ऑप्शन सही वर्तनी हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार सन्निधि जो है आपकी वर्तनी शुद्ध है, शेष सभी शब्द जो है वर्तनी की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है। सन्निधि स्त्रीलिंग शब्द है जिससे अलग अलग रखने का काम या पास रखने का भाव प्रकट होता है। और आपका ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, बताइए किस पर? भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय अवधि पर, समस्या के कारणों की सही पहचान पर, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। बताइए, आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर जो है क्या करती है? उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन हो गया सी, आंसर हो जाएगा सी, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर निर्भर करती है। समस्याओं की पहचान को निदान भी कहते हैं। उपचारात्मक शिक्षण में कारणों की पहचान करके उन्हें समाधान द्वारा शिक्षण किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो गया। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि हमें आपको हमारा वीडियो जो है कैसा लगा। शेयर करें जिससे कि आपके मित्रों को भी जो है इसका लाभ मिल सके। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।